नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। कई दिनों के बाद मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं और उसकी वजह यह है कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी और अभी भी मैं कंप्लीटली ठीक नहीं हुआ हूं, लेकिन मच बेटर देन बिफोर, पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छा हूं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। आज जो वाकया, जो कहानी मैं आप सबको सुनाने वाला हूं वो यूपी की राजधानी लखनऊ की है। लखनऊ ज़िले में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है काकोरी। आप सबने नाम ज़रूर सुना होगा। काकोरी का आज़ादी के आंदोलन से बहुत गहरा रिलेशन है, ताल्लुक़ है। इसके अलावा काकोरी कबाब का नाम भी बड़ा मशहूर है, जिस कबाब का ओरिजिन शायद काकोरी से ही हुआ होगा। तो खैर, इन सब से अलग काकोरी में एक जुर्म की भी बड़ी भयानक वारदात अब से कुछ रोज़ पहले हुई। 21 मार्च की रात को काकोरी इलाके में एक बरकताबाद पुलिया नाम की एक जगह है। इस बरकताबाद पुलिया के पास लोगों की नज़र दो नौजवानों की लाश पर पड़ी। ये लाशें जो है वो बहुत भयानक स्टेट में, भयानक कंडीशन में थी। बहुत ज़्यादा खून बिखरा हुआ था और एक नौजवान, दो में से एक नौजवान को चाकू या चापड़ जैसे किसी तेज़ धार हथियार से बहुत ज़्यादा बार मारा गया था, जबकि उसके साथ जो दूसरे नौजवान की लाश पड़ी हुई थी उसका गला रेत कर उसकी हत्या की गई थी। हालांकि दूसरे नौजवान की जो लाश थी उस पर बहुत ज़्यादा हमले या अटैक के कोई निशान नहीं थे। खैर, दो कत्ल की ये घटनाएं हुई थी और लोगों ने, जब इसके बारे में लोगों को पता चला तो लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। इत्तेफाक से 21 मार्च को उसी इलाके में लखनऊ पुलिस ने एक बदमाश का इनकाउंटर किया था। उसे गोली लगी थी। 1 लाख रुपए का वो इनामी बदमाश था। यानी पुलिस के बही खातों के हिसाब से अगर किसी पर 1 लाख का इनाम हो जाए तो आप समझ लीजिए कि वो बहुत ही ज़्यादा शातिर बदमाश है। क्योंकि आमतौर पर ऐसे क्रिमिनल जो फरार होते हैं, जिन्हें पुलिस पकड़ नहीं पाती, उनके ऊपर जब इनाम रखे जाते हैं तो मुश्किल से 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे। 1 लाख अगर किसी के ऊपर है तो बड़ा बदमाश है, आप समझिए। तो एक ऐसे ही इनामी बदमाश का पुलिस ने उसी इलाके में इनकाउंटर किया था। अब जब दो दो लाश बरकताबाद पुलिया के पास मिलने की खबर पुलिस को मिली और वायरलेस पर जब ये खबर चलने लगी तो पुलिस वाले भी सोच में पड़ गए कि जिस इलाके में अभी अभी एनकाउंटर हुआ है वहाँ दो लाशें, क्या ये गैंगवार है? किसने किसकी हत्या कर दी? जब तक पुलिस वहाँ पहुँची नहीं थी तब तक पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो सकता है। एज्यूम तो ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग है, पुलिस वाले वो भी कर रहे थे। तो खैर, पुलिस पहुंची और बरकताबाद पुलिया के पास जाकर उन्होंने देखा कि लोगों की भीड़ लगी है और दो लाशें पड़ी हुई हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, ये दोनों लाशें दो नौजवान लड़कों की थी, जिनमें से एक लड़के को बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया था और दूसरे लड़के को थोड़ा कम, लेकिन उसकी भी हत्या की गई थी, गला उसका रेत दिया गया था। पुलिस ने इन लाशों का बड़ी बारीकी से मुआयना किया। ऊपरी तौर पर मुआयना करने से पता चला कि जिस एक लड़के को ज़्यादा बार मारा गया है उस पर कम से कम 20 से ज़्यादा जख्म हैं। पुलिस ने इन दोनों लाशों को वहाँ से रिकवर करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। उसकी ढेर सारी तस्वीरें क्लिक की। सीन ऑफ क्राइम से जो भी सबूत इकट्ठा कर सकती थी वो सारे सबूत इकट्ठा किए और इन दोनों लड़कों की पहचान में जुट गई। क्योंकि जब तक इन दोनों लड़कों की पहचान पता नहीं चल पाती तब तक इस मामले की तफ्तीश आगे नहीं बढ़ पाती। क्योंकि पहचान पता चलेगी तभी तो दोस्ती, दुश्मनी, लेन देन, किसी भी चीज़ का पता चलेगा। तो इसीलिए पुलिस इनकी पहचान पता करने में जुटी और पुलिस को इसमें जल्दी ही कामयाबी भी मिली। क्योंकि ये दोनों लड़के जो है कहीं बहुत दूर दराज के या किसी दूसरे राज्य के रहने वाले नहीं थे, यहाँ तक कि दूसरे ज़िले के भी नहीं थे। उसी काकोरी में एक गांव पड़ता है जिस गांव का नाम है तेज किशन खेड़ा। उस तेज किशन खेड़ा गांव के रहने वाले ये दोनों लड़के थे। एक लड़के की पहचान मनोज के तौर पर हुई, मनोज कुमार के तौर पर। ये मनोज जो है वो आईटीआई का पास आउट था लेकिन बेरोजगार था, कहीं कामकाज नहीं करता था। और दूसरे लड़के की पहचान हुई रोहित लोधी के तौर पर। रोहित जो है वो रेलवे एम्प्लॉय था और उसकी नई नई नौकरी थी, लेकिन दोनों बिल्कुल यंग एज के लड़के थे और इन दोनों की हत्या हुई थी। लेकिन इनकी हत्या की वजह क्या हो सकती है? जब इनके घर वालों से पूछताछ हुई या घर वालों को बताया गया कि आपके बेटों का कत्ल हो चुका है तो वो मातम में तो खैर डूब ही गए, लेकिन कत्ल की कोई वजह जो है वो क्लियरली नहीं बता पा रहे थे। घर वालों को पता नहीं चल पा रहा था कि इस बर्बरता से उनके बेटों की हत्या किसने की और क्यों की। तो पुलिस के पास आज के ज़माने में जो तरीका होता है वो सबसे बेसिक तरीका तो देखिए, सीन ऑफ क्राइम से जो सबूत इकट्ठा होते हैं और उसके बाद
जो मुखबिर होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, उनसे पूछताछ करके जानकारी जुटाने का होता है। तो वो तो पुलिस ने किया, लेकिन जांच आगे बढ़ाने के लिए अब पुलिस को टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की मदद लेनी थी, क्योंकि ये पता नहीं चल पा रहा था कि इनकी हत्या किसने की। तो पुलिस ने जब मनोज के मोबाइल फ़ोन की और रोहित के मोबाइल फ़ोन की सीडीआर निकलवाई, तो मनोज के मोबाइल फ़ोन में पुलिस को एक अननेचुरल, अप्रत्याशित किस्म की चीज़ नजर आई। मोबाइल फ़ोन के सीडीआर से पुलिस ने यह देखा कि मनोज को एक नंबर से, जब यह घटना हुई कत्ल की, 21 मार्च की रात को ही यह घटना हुई थी, उससे कुछ देर पहले तकरीबन 30 से 35 कॉल किए गए थे, और वो भी एक पर्टिकुलर नंबर से। ये अपने आप में बहुत शॉकिंग बात है। कोई किसी आदमी से बात कर रहा हो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, इससे ज़्यादा आदमी कितनी बार बात करेगा। लेकिन अगर कोई किसी को एक शॉर्ट टाइम स्पैन में 30 से 35 कॉल कर रहा है, तो आप समझिए कि कुछ ना कुछ सस्पिशियस, कुछ ना कुछ दाल में काला ज़रूर है। तो पुलिस को जब मनोज के सीडीआर से ये बात पता चली, तो पुलिस ने अपनी जांच जो है वो मनोज के ऊपर केंद्रित की और रोहित के मामले को पैरेलली साथ साथ इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया। पुलिस को यह लगने लगा कि यह कत्ल जो है वो मनोज का ही हुआ है। रोहित, शायद कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, अनफॉर्चुनेट ये रहा कि शायद रोहित की भी मनोज की वजह से ही हत्या हो गई होगी, ऐसा पुलिस को लग रहा था। ऐसा लगने की एक और वजह भी थी, जो मैंने आपको पहले बताया कि मनोज की लाश पर जो है वो तकरीबन 20-22 चापड़ से वार किए जाने के निशान थे। तो ऐसे में पुलिस मनोज के इर्द गिर्द इस मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाने लगी और पुलिस ने उस नंबर का पता किया जिस नंबर से मनोज को फ्रीक्वेंटली उस रात को कॉल किया गया था। पुलिस ने जब जांच आगे बढ़ाई, छानबीन की, तो पता चला कि वो नंबर भी जो है एक महिला का ही है और उस महिला का कनेक्शन भी उसी तेज किशन खेड़ा गांव से ही है। वो महिला शादीशुदा है, लेकिन शादी से पहले वो उसी गांव में रहती थी, यानी उसका पीहर या उसका मायका जो है वो तेज किशन खेड़ा में ही है और इस महिला का नाम है अंकिता। पुलिस को जब अंकिता का पता चला तो पुलिस ने देर नहीं की, क्योंकि डबल मर्डर का मामला था। पुलिस ने फौरन अंकिता के घर पर दबिश डाली और उसे पुलिस ने हिरासत में लिया। लेकिन जब पुलिस ने उसे पकड़ा, उसे हिरासत में लिया, तो पहली ही नज़र में पुलिस ने एक ऐसी चीज़ देखी जिसे देखकर पुलिस को कंफर्म हो गया कि इस मामले की तफ्तीश जिस दिशा में आगे बढ़ रही है वो बिल्कुल सही दिशा में चल रही है, बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रही है। क्योंकि पुलिस ने देखा कि अंकिता के हाथ की एक उंगली बिल्कुल कटकर अलग हो चुकी है, यानी डिसमेंबर्ड हो चुकी है, और उसके जख्म बिल्कुल ताज़ा हैं। जिस तरह से चापड़ और चाकुओं से वार करके मनोज और रोहित की हत्या हुई थी, उस कनेक्शन में अगर किसी के हाथ की उंगली कटी हुई हो और बिल्कुल पूरी तरह से कट के अलग हो गई हो, तो आप समझ सकते हैं कि उसके पीछे क्या रीज़न रहा होगा। तो खैर, पुलिस को ये समझ में आ गया कि इस कत्ल से अंकिता का डायरेक्टली कोई ना कोई कनेक्शन है, या तो वो ये जो दो लड़के मरे हैं इनकी हत्या करने में शामिल थी या उनको बचाने की कोशिश कर रही थी। जो भी हो, अंकिता उसमें इन्वॉल्व है। पुलिस ने अंकिता को हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की। अंकिता के पति के बारे में जब जानकारी जुटाई तो पुलिस को एक झटका सा लगा, क्योंकि अंकिता का पति जो है वो कोई मामूली आदमी नहीं, बल्कि यूपी पुलिस का ही मेंबर था, यानी यूपी पुलिस का कांस्टेबल था। मामूली आदमी नहीं मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पुलिस वालों से ये उम्मीद की जाती है कि वो कानून के रखवाले हैं, तो कानून हाथ में नहीं लेंगे। ऐसे में अंकिता का पति यूपी पुलिस का कांस्टेबल, क्या वो इस मामले में इन्वॉल्व था या नहीं था, पुलिस को अब इसकी जानकारी जुटानी थी। लेकिन जब अंकिता से पूछताछ हुई तो धीरे धीरे सारी कहानी साफ हो गई। अंकिता ने अकेले उन दोनों लड़कों का कत्ल नहीं किया था, बल्कि इस कत्ल में अंकिता का पति, जिसका नाम है महेंद्र, वो भी शामिल था और महेंद्र के 3 और दोस्त भी शामिल थे। यानी कुल मिलाकर 5 से 6 लोगों ने मिलकर इन दोनों लड़कों की हत्या की थी। और इन दोनों लड़कों की हत्या करने से पहले अंकिता ने बाकायदा फ़ोन करके मनोज को बरकताबाद पुलिया के पास बुलाया था। लेकिन अंकिता ने मनोज के साथ ऐसा क्यों किया? रोहित की हत्या क्यों की? मनोज की हत्या क्यों की? और अंकिता के साथ मिलकर उसके पति ने इस बड़ी वारदात को क्यों अंजाम दिया, वो भी पुलिस की नौकरी में रहते हुए? तो अब पुलिस इन सारी बातों का पता लगाना चाहती थी। पुलिस अंकिता को पकड़ चुकी थी। पुलिस ने फौरन जो है अपने ही टीम के मेंबर,
यानी अंकिता के पति महेंद्र जो पुलिस कांस्टेबल है, पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार किया। इस तरह पुलिस ने जो दो लोग सबसे पहले शक के दायरे में आया था उनको गिरफ्तार कर लिया, उनसे पूछताछ की और इन दोनों ने कत्ल करने की बात कबूल कर ली। नहीं भी कबूल करते तो पुलिस कबूलवा लेती, क्योंकि इस मामले में बहुत पुख्ता सबूत पुलिस के हाथ लग चुके थे। वो सीडीआर हो या हाथ में जख्म के निशान हो या मोबाइल फ़ोन की लोकेशन हो, ढेर सारी ऐसी चीज़ें सामने आ चुकी थी जिससे पता चलता था कि पति पत्नी ने मिलकर मनोज की और रोहित की हत्या की है। अब पुलिस ने इनसे पूछा तो जांच हुई, पूछताछ हुई, उसमें ये पता चला कि अंकिता का बेसिकली मनोज नाम के जिस लड़के की हत्या हुई थी उसके साथ अफेयर चला आ रहा था। और वो अफेयर आजकल से नहीं बल्कि तब से चला आ रहा था जब अंकिता की शादी महेंद्र के साथ, पुलिस कांस्टेबल के साथ नहीं हुई थी। यानी पुराना प्यार, शादी के पहले का प्यार। ऐसे बहुत सारे रिलेशन होते हैं, लेकिन समझदार लोग वो होते हैं जो शादी के बाद जो है दूरी बना लेते हैं और अपने फैमिली के साथ, फैमिली पर ही फोकस करते हैं और कमिटेड रिलेशन में फैमिली के साथ रहते हैं। लेकिन ये नासमझ लोगों की निशानी है जो अंकिता और मनोज के मामले में था। ये शादी से पहले इनका अफेयर था, शादी अंकिता की कहीं और हो गई, लेकिन मनोज ने अंकिता का पीछा नहीं छोड़ा और अंकिता ने भी मनोज का पीछा नहीं छोड़ा और दोनों जो है चुपके चुपके मिलते जुलते रहे, बात करते रहे। एक दिन अंकिता के पति महेंद्र को इस बात की जानकारी मिल गई। महेंद्र को जब इस बात की खबर मिली तो महेंद्र आग बबूला हो गया। कोई भी हस्बैंड, या छोड़िए हस्बैंड की बात, वाइफ ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पार्टनर किसी और के साथ इन्वॉल्व हो। तो ये मामला कुछ ऐसा ही था। महेंद्र ने अंकिता से कहा कि अब ये वक्त है कि तुम ये तय कर लो कि तुम मेरे साथ रहोगी, अपने पति के साथ, या फिर मनोज के साथ, और जिसके साथ तुम रहोगी तुम पहले हमें बता दो, उस हिसाब से मैं प्लान करूंगा। तो अंकिता जो है उसने कहा कि देखिए मैं तो आप ही के साथ रहना चाहती हूँ, मनोज के साथ मेरा पहले अफेयर था, अब मनोज जो है वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है और जब जब मैं उसे दूरी बनाने की कोशिश करती हूँ वो मुझे ब्लैकमेल करता है, उसके पास मेरी कुछ तस्वीरें हैं। ये सुनकर जो है महेंद्र, जो अंकिता का पति था, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तय कर लिया कि अब वो मनोज को रास्ते से हटाएगा और न सिर्फ उसने ये तय किया बल्कि उसने इस साजिश में मनोज की जो गर्लफ्रेंड रही, यानी उसकी खुद की बीवी, महेंद्र की बीवी, उसको भी शामिल किया। बोला कि तुम्हें भी इस मामले में शामिल होना होगा और हम दोनों मिलकर मनोज को रास्ते से हटाएंगे। इस प्लान के तहत महेंद्र ने फेक आइडेंटिटी कार्ड पर, फेक डॉक्यूमेंट्स पर 2 मोबाइल फोन के सिम खरीदे, यानी 2 सिम कार्ड खरीदे, यानी 2 नंबर लिए और एक नंबर उसने अपनी वाइफ को दिया और दूसरा नंबर उसने वाइफ के जरिए मनोज नाम को उस लड़के को दिलवाया और स्पेशली अपनी वाइफ को यह बताया कि यह बात हरगिज मनोज को पता नहीं चलना चाहिए कि यह सिम मैंने तुम्हें खरीद कर दिए हैं, तुम ये बताना कि ये मैंने चुपके से खरीद कर तुमको मैं दे रही हूं और हम दोनों इसी सिम पर बात किया करेंगे। असल में ये जो पुलिस कांस्टेबल था महेंद्र, ये भी चाहता था कि वो ट्रैक करता रहे इसको, मनोज को और मनोज की हरकतों और गतिविधियों को, कि वो किस तरह से उसकी बीवी को परेशान कर रहा है। इसी क्रम में ये मोबाइल फ़ोन के सिम वाली ट्रिक उसने आजमाई थी। तो खैर इस सिम कार्ड पर जो है मनोज की अंकिता के साथ लगातार बातचीत होती रही और आखिरकार एक वक्त ऐसा आया जब अंकिता के साथ मिलकर महेंद्र ने यह प्लान कर लिया कि अब बहुत हुआ, मनोज को बुलाकर उसको हम मार डालेंगे। इसके लिए बाकायदा पुलिस कांस्टेबल ने चापड़ खरीदे, चाकू खरीदे, हंसिया जैसे हथियार खरीदे और अपने 3 दोस्तों को भी इस कत्ल में शामिल होने के लिए राजी किया। ये जो पुलिस कांस्टेबल है महेंद्र, इसकी पोस्टिंग इन दिनों अयोध्या में है। काकोरी में हत्या करने का प्लान बना और प्लान के तहत बरकताबाद पुलिया के पास उसने अंकिता से कहा कि तुम फोन करके मनोज को बुलाओ। मनोज को शायद कोई भनक लग चुकी थी, वो आना नहीं चाहता था, वो लगातार टाल रहा था, बात हो रही थी लेकिन आ नहीं रहा था। लेकिन ये लड़की अंकिता या महिला कहे, ये पीछे पड़ गई और मनोज से जिद करने लगी कि प्यार का वास्ता है, तुम आ जाओ, एक बार आ जाओ। उसे पता था कि मनोज की हत्या होने वाली है। मनोज आया, लेकिन इत्तेफाक से मनोज अकेला नहीं आया, वो अपने साथ अपने दोस्त को लेकर आया, रोहित और मनोज जैसे ही बरकताबाद पुलिया के पास पहुंचे, एक अंधेरे लोकेशन पर उनको अंकिता ने बुला रखा था। लेकिन इससे पहले कि अंकिता से वो कोई और बातचीत करते, कोई और मुलाकात आगे बढ़ती, वहां पहले से घात लगाकर कांस्टेबल पति, महेंद्र और उसके 3 दोस्त मौजूद थे। इन सब ने मिलकर जो है
इस पर हमला कर दिया, मनोज पर और रोहित पर। एक दोस्त ने हंसिए से गला रेत कर रोहित की जान ले ली, बाकी महेंद्र ने तो सबसे पहले मनोज को ही टारगेट किया, चापड़ से उस पर वार किया। जब वो ज़मीन पर गिर गया, उसकी मौत हो गई। मौत के बाद भी उस पर चापड़ बरसाता रहा, उससे वो उसकी हत्या करता रहा। मतलब हत्या तो हो गई थी, लाश पर भी कई वार किए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ है। इस तरह से चार लोगों ने मिलकर, चार दोस्तों ने मिलकर, मतलब महेंद्र और उसके 3 दोस्तों ने मिलकर इन दोनों लड़कों की हत्या कर दी। हत्या में अंकिता भी शामिल थी, क्योंकि वो जानबूझकर इस साजिश में शामिल हुई और उसने मनोज को बुलाया। लेकिन जब ये हत्या होने लगी तो उसे लगा कि अरे ये ज़्यादा हो गया, मतलब घबरा गई वो। तो उसने फिर अपने पति को रोकने की कोशिश की और इसी कोशिश में चापड़ के वार से उसके हाथ की एक उंगली भी कट गई। तो जो कातिल है, कत्ल में शामिल है, उसके भी हाथ की उंगली कट गई। और ये जो कटी हुई उंगली है, उसने पुलिस को इस मामले में सुराग तो दे दिया था, लेकिन कंफर्मेशन जो है अंकिता के हाथ की कटी हुई उंगली से पुलिस को मिली कि इस मामले में अंकिता इन्वॉल्व है और उसके साथ उसका पति भी इन्वॉल्व है। इसके बाद पूरी कहानी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूछताछ हुई तो वो सारी बात सामने आ गई। पुलिस ने महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। अभी जब मैं ये कहानी आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ, तब तक उसके 3 दोस्त, महेंद्र के 3 दोस्त, उनके पकड़े जाने की खबर नहीं है। महेंद्र की प्लानिंग ये थी कि वो यहाँ से हत्या करके फरार हो जाएगा। उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो पुलिस में है, इन्वेस्टिगेशन के तौर तरीके जानता है, कभी उसका भेद नहीं खुलेगा। इसीलिए उसने सिम कार्ड लिए थे, ताकि झूठे सिम कार्ड से वो फ़ोन करके बुलाए, क्योंकि झूठे नाम पते पर लिए गए सिम कार्ड से अगर फ़ोन करके कोई किसी को बुलाता है तो इस्टेब्लिश ही नहीं हो पाएगा कि किसने फ़ोन करके बुलाया। यही वजह थी कि फेक सिम कार्ड जो है, फेक आइडेंटिटी पर सिम कार्ड उन्होंने प्रोक्योर किया था, मनोज को भी दिया था। लेकिन एक चूक भी हुई इसमें। चूक ये हुई कि फेक सिम कार्ड देने के बावजूद अंकिता के कुछ कॉल्स जो है पुराने नंबर से मनोज के नंबर पर चले गए थे, गलती से चले गए थे, और उस गलती की वजह से स्पेशली अंकिता की पहचान जो है पुलिस को हो गई। तो इस तरह से एक पुलिस वाला जिसने ये पूरी साजिश रची, उसने जब अयोध्या से वो कत्ल करने के लिए काकोरी आया तो उसने ऑफिशियली कोई छुट्टी वुट्टी भी नहीं ली, कोई ब्रेक नहीं लिया। उसने सोचा कि कत्ल करूंगा, वापस जाकर ड्यूटी ज्वाइन कर लूंगा, और उसने किया भी वैसा। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद मोबाइल फ़ोन पर जो 35 कॉल हुए और बुलाने के लिए जो आरजू मिन्नत अंकिता ने की, उस सीडीआर की वजह से, उस कॉल डिटेल रिकॉर्ड की वजह से, अंकिता की कटी हुई उंगली की वजह से डबल मर्डर के इस भयानक मामले का खुलासा हो गया। रोहित के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन चूंकि वो मनोज को मार रहे थे तो उनको लगा कि इसको जिंदा छोड़ेंगे तो भेद खुल जाएगा। उन्हें तो पूरा यकीन था कि पकड़े नहीं जाएंगे, तो इसीलिए उन्होंने रोहित की भी हत्या कर दी। चूंकि रोहित से नफरत नहीं थी तो रोहित का सिर्फ गला काटा, और मनोज से चूंकि बहुत ज़्यादा नफरत थी तो कत्ल तो किया ही, और कत्ल भी 22 चापड़ के वार से किया। तो ये थी पूरी कहानी, जिसे पुलिस ने अब सॉल्व कर लिया है। अब काफ़ी दिनों के ब्रेक के बाद मैं हाजिर हुआ हूँ, तो कोई प्रीवियस स्टोरी ऐसी लेटेस्ट है नहीं जिस पर मैं आप लोगों से कोई गुफ्तगू करूँ, बातचीत करूँ, आपके नाम पढ़ूँ या उसका जवाब दूँ। लेकिन अब मेरी कोशिश रहेगी कि अब रेगुलर रहूँ, तबीयत भी धीरे धीरे ठीक ही हो जाएगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। इस स्टोरी पर अपनी राय, अपना कमेंट देना मत भूलिएगा। मुझे और मेरे साथ हमारे वरिष्ठ कैमरा पर्सन विनोद शिकारपुरी जी को इजाज़त दीजिए, और अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।